Good evening, everyone. Welcome to the online platform of Nursing Expert. एक और सेशन के साथ हम आज आपके साथ हैं वापस. यस, गुड इवनिंग मोनी, गुड इवनिंग सैयद, शादाब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि, दीपक, गुड इवनिंग. सभी एक बार फटाफट क्लास को ज्वाइन कर ले, उसके बाद में सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GERD. अब आप कहोगे सर ये इतना आसान सा टॉपिक आज डिस्कशन के लिए रखा है. देखो, टॉपिक कोई भी होता है वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो आसान है या कैसा है. काफी बार जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं वही हमारी बैंड बजा के चला जाता है एग्जाम के अंदर, है ना. तो एक एक टॉपिक को उसके अंदर की उस छुपी हुई डिटेल को पढ़ेंगे अपन कि कहाँ से इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. क्लियर. तो एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं. एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद में अपन क्लास को फटाफट से स्टार्ट करना. आई थिंक सो जो रेगुलर है वो सब आ गए हैं ऑनलाइन. स्टार्ट करते हैं सेशन को. लेट्स टॉक अबाउट GERD. अब सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, व्हाट इज अ GERD, है ना. GERD समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि GERD के पीछे की मुख्य वजह है क्या, है ना. GERD क्यों होता है ना. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस GERD. इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत GERD के बारे में समझना शुरू करते हैं. यस, इट्स ऑलवेज गुड मॉर्निंग प्रीति, बिकॉज whenever you start we just start with the fresh mood, so it is always a morning for you. Yeah, thanks. Okay, let's start with GERD. क्या होता है ये GERD. चलो बात करते हैं किसकी, GERD की बात करते हैं. अंडरस्टूड. अब GERD का फुल फॉर्म क्या है पहले तो समझो, है ना. इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. अब देखो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर अगर रिगर्जिटेट कर रहा है ना, बार बार रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे उसी को अपन क्या बोलते हैं, GERD. इट्स अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, आप सबको इसके बारे में पता होगा. तो मैं इसके बारे में इतना ज्यादा इन डेप्थ डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा कि भाई एक एक छोटी छोटे धागे को निकाल के आपके सामने बताऊं कि GERD का मतलब वो तो क्या है ना, पहली दूसरी वाले बच्चों को ABCD कैसे सिखाते हैं वैसे अपने यहाँ सिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सबको बेसिकली इसके बारे में पता है. क्लियर. अब GERD समझने से पहले आप इतना समझो कि बेसिकली क्या होता है कि आपका इसोफेगस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, खास करके एनाटॉमी और बेसिकली उसके अंदर की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो परफॉर्म कैसे करते हैं उसको समझो. क्लियर. मान लो कि दिस इज योर फेरिंग्स एंड हियर दिस इज योर इसोफेगस. अंडरस्टूड. और उसके बाद में यहां आ जाता है आपका स्टमक. थोड़े से डायग्राम अच्छे नहीं बनेंगे लेकिन आप समझ लेना इस चीज को. अब अगर मैं इसोफेगस की बात करूं, ये जो आपका बेसिकली इसोफेगस है, इसी इसोफेगस की अगर बात करूं तो इस इसोफेगस के अंदर दो स्फिंक्चर्स होते हैं. स्फिंक्चर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी, दीज आर द ओपनिंग्स बेसिकली विच रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड, है ना. समझो कि स्फिंक्चर्स क्या होते हैं कि ये एक तरह से गेट्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने का काम करते हैं. अंडरस्टूड. अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि ये बेसिकली जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर. क्या बोलते हैं बेटा, यस, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर. क्लियर है. और जब जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं अपन लोअर इसोफेजियल फेजियल स्फिंक्टर. क्लियर. अब समझिएगा मेरी बात को, इसके अंदर हो क्या रहा है. अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर स्केलेटल मसल होती है, तो उसका कोई भी डायरेक्टली आपके मर्जी के बिना उसके अंदर कुछ भी होना वो पॉसिबल नहीं है. बट की जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसके अंदर आपकी स्मूथ मसल होती है. कैसी मसल होती है बेटा, ऐसे स्मूथ मसल होती है जिसके ऊपर आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है. अब ये करते क्या है, तो ये जो अपर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो भी कंटेंट इसोफेगस में होता है उसको कोशिश करता है कि वापस वो ओरल कैविटी में ना आए, वो नीचे की तरफ चला जाए और ये बंद हो जाए. और लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है उसका ये काम होता है कि जो भी कंटेंट यहां पर होता है उस कंटेंट को कैसे भी करके वापस ऊपर की तरफ स्टमक के अंदर स्टमक से वापस इसोफेगस के अंदर बैकफ्लो नहीं होना चाहिए. ये सिंपल सा इसका काम है. क्लियर. अब बेसिकली होता क्या है कि कंटिन्यूअसली जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, तो ये एसिड क्या होता है, बार बार इसी चीज के ऊपर एक प्रेशराइज करता है. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को आप कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं.
वेरी नाइस। कार्डियक स्पिंक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्डियक पार्ट होता है स्टमक का उसके अंदर। चलो समझो कि ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा अगर इसके अंदर, एचसीएल का प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो ये एचसीएल जो है वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको स्टिमुलेट करेगा, बार बार उसके ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर। क्योंकि स्टमक का ये रहता है कि जब ज्यादा एसिड होता है तो उसको कैसे भी करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है, कैसे भी करके एक तरीके से उसको वहां से भगाना है। क्लियर है? अब दो तरीके हैं, या तो ये पाइलोरी स्फिंक्टर को खोल दे, क्लियर, जबकि पाइलोरी स्फिंक्टर को खोलना भी इसके बस की बात है नहीं, वो भी तब खुलेगा जब बेसिकली टोटल जो आपने डाइट ली है उस डाइट का जो बेसिकली पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसका डाइजेशन एक तरीके से इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्विंग पीरियड होता है। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट का बात करें 2 आवर्स होता है, प्रोटीन का 3 आवर्स होता है, फैट का 4 या उससे ज्यादा होता है, 4 और मोर आवर्स होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब तक ये ड्यूरेशन नहीं होगा तब तक बेसिकली आपका ये स्फिंक्टर नहीं खुलेगा। तो ये जो प्रोड्यूस्ड एसिड है, ये ओवर प्रोड्यूस एसिड क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली यहां पर नीचे स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर डालेगा, और जिसकी वजह से जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो धीरे धीरे ये जो स्फिंक्टर है वो कंप्लीटली रिलैक्स होना बंद हो जाएगा। अब समझो, आप कह रहे हो सर हमने तो सुना ये तो रिलैक्स हो जाता है। देखो, कोई भी स्फिंक्टर जब खुलता है ना, इसका मतलब उसकी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझना, समझो। जब भी कोई भी स्फिंक्टर खुलता है तो उसकी मसल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब भी वो कोई स्फिंक्टर बंद हो रहा होता है तो उसकी मसल के अंदर पर्टिकुलर रिलैक्सेशन होता है। क्लियर है? अब जब प्रॉपरली रिलैक्सेशन नहीं होगा, है ना, जब पूरी तरह प्रॉपरली जो वहां की जो स्फिंक्टर की जो मसल है वो रिलैक्स नहीं होगी तो स्फिंक्टर कभी भी प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बार बार ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर आएगा। और इसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, जीआरडी। क्या बोलते हैं बेटा? जीआरडी। इट्स अ वेरी सिंपल वन। क्लियर है? अब जीआरडी के पीछे के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि बेटा इसके पीछे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसके जो बेसिकली रिस्क फैक्टर्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है कि अगर कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से एचसीएल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो। अब एचसीएल का प्रोडक्शन किस किस वजह से ज्यादा हो सकता है कि अगर मान लो आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हो, है ना, आप बहुत ज्यादा कैसा फूड ले रहे हो, अगर स्पाइसी फूड ले रहे हो, क्लियर, अगर आप एक तरीके से अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो, क्लियर, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट को ज्यादा ले रहे हो, क्लियर, इसके अलावा अगर आप फैट कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली जो एसिड के प्रोडक्शन है ना, एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या कर देती है, बढ़ाती है। ये सारी चीजें एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। और एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक जो पीएच है वो कम होगी, गैस्ट्रिक पीएच कम होगी तो कंटिन्यूसली रिफ्लक्स का जो रेस्पॉन्स है वो जाएगा और धीरे धीरे जो स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कैन कॉज जीईआरडी। अंडरस्टूड? ये सिंपल सा है, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है। इसके पीछे आप ये भी नहीं कह सकते इज देयर इज एनी डायरेक्ट इटियोलॉजी, कोई डायरेक्ट इटियोलॉजी नहीं है बेटा, इसके पीछे हमेशा रिस्क फैक्टर होते हैं। क्लियर है? अब देखो, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में सिंपल सा समझ लो। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि डेफिनेटली वो चीज वो कॉज करे, कि जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि भाई पेप्टिक अल्सर की इटियोलॉजी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो कंफर्म है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो आपका पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज रिस्क फैक्टर, तो डेफिनेटली वहां पर क्या हो जाएगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या कॉज करेगा, कि भाई जरूरी नहीं है कि वो क्या करे उसके अंदर जीआरडी। अब कोई तो कहे मैं तो रोज इतना मिर्ची खाता हूं मेरे तो नहीं हुआ जीआरडी, वो तो कोई तो कहता है कि मैं रोज इतना दारू पीता हूं मेरे तो नहीं हुआ जीआरडी। तो बेसिकली यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जीआरडी तभी होगा जब बेसिकली ये एक तरीके से कंटिन्यूसली पर्सन है लॉन्गर टाइम के लिए इस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा। अंडरस्टूड? बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, इस इमेज से समझो आप। यहां पर होता क्या है, देखो जीआरडी के अंदर इस इमेज से समझो क्या होता है कि मान लो कि ये स्फिंक्टर है यहां पर आपका, ये कौन सा स्फिंक्टर, यस, दिस इज योर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये वाला। ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है यहां पर आपका, क्लियर है, ये यहां पर प्रॉपर्ली आपको क्लोज दिख रहा होगा। देखो मैंने बीच में पेन घुमा दिया, लेकिन यहां पर देखो, ये जब क्लोज होगा तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कितना भी यहां से उछल कूद करने की कोशिश करे, वो यहां से वापस वापस कहां आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर यही चीज बार 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 अगर इसको स्टिमुलेट करे तो यहां पर जो ये जो स्फिंक्टर है वो लूज हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपरली ये क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां से जो कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, यहां पर रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, जीआरडी। इज दैट सिंपल? इज दैट वेरी सिंपल? यहां तक कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है इसके अंदर साइन सिम्टम। आई एम नॉट मूविंग ऑन दैट साइन सिम्टम। क्या होगा, देखो ये यहां पर अगर बेसिकली अगर रिफ्लेक्स करेगा तो क्या होगा, खट्टी खट्टी डकार आएगी, जलन सी होगी, बिल्कुल हार्ट बर्न होगा, पर जिसको अपन पायरोसिस भी कह सकते हैं। पेशेंट को खाना निकलने में दिक्कत होगी, यहां से चुभेगा, क्लियर। इसके अलावा पेशेंट के डिस्पेप्सिया होगा, डाइजेशन में दिक्कत होगी, है ना, मुंह के अंदर खट्टा खट्टा सा स्वाद रहेगा। कंटिन्यूसली अगर एसिड मुंह के अंदर आएंगे तो धीरे धीरे वो एसिड है इनेमल का इरोजन करेंगे, टीथ सेंसिटिविटी बढ़ेगी, टीथ का डिस्कलरेशन होगा, मुंह से फाउल स्मेल आएगी। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम आप इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। इसके अलावा और यहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो,
इसके अलावा और क्या चीजें यहां पर एक्सपेक्ट करते हो इसको समझते हैं, और इसके अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके आते हैं मेन डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस से यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डायग्नोसिस से क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि इसके अंदर क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, यस इसके अंदर अपन एंडोस्कोपी कर सकते हैं, बिल्कुल यस एंडोस्कोपी कर सकते हैं, बिल्कुल एंडोस्कोपी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यस इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बेरियम मील एक्सरे कर सकते हैं, बिल्कुल बेरियम मील एक्सरे कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ डायग्नोसिस हैं जो बेसिकली आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। इसोफेग एंडोस्कोपी कर सकते हो, इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप बेरियम मील एक्सरे कर सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ बेसिकली डायग्नोसिस। इसके अलावा एक और होता है जॉनसन जॉनसन डेमेस्टर क्राइटेरिया। अब ये जॉनसन डिमिस्टर क्राइटेरिया काफी लंबा है, इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, 24 घंटे तक पीएच को मॉनिटर करते हैं, उसके बाद में ये एक फैक्टर निकाला जाता है। अगर ये इसकी जो वैल्यू आती है फैक्टर की वो 14.25 से अगर कम है तो ये इंडिकेट करेगा नेगेटिव, मतलब जीआरडी नहीं है। लेकिन अगर जॉनसन डेमिस्टर क्राइटेरिया की वैल्यू अगर 14.25 इससे ज्यादा आती है तो ये कंडीशन इंडिकेट करेगी कि देयर इज अ पॉजिटिव, जीआरडी वहां पर है। क्लियर है, तो जॉनसन डेमिस्टर क्राइटेरिया को भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली इसके अंदर आप दे सकते हो। रिस्क फैक्टर का मतलब बेसिकली ये होता है ना अंशु, रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर उस तरह की लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हो, अब कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, क्लियर, तो आपने हर जगह पढ़ा होगा स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, कहीं तो ये तो नहीं लिखा होता स्मोकिंग कॉज कैंसर, चलो ठीक है स्मोकिंग कैंसर कॉज कर सकता है, लेकिन कहीं एविडेंस है क्या। एक ताऊ ऐसा कहेगा मैंने तो जिंदगी भर हुक्का पिया है, ठीक है, मेरे को तो नहीं हुआ कैंसर, है ना। कोई कहता है मैंने तो जिंदगी भर सिगरेटें पी है, मेरे को तो नहीं हुआ कैंसर। तो आप उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, क्लियर है। तो अगर ऐसा कह सकते हो कि दीज आर द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट कैन कॉज दिस काइंड ऑफ डिजीज, है ना। तो ये एक तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं, अंडरस्टूड। ये एक तरह की जो लाइफस्टाइल फॉलो करता है वो चीजें होती है रिस्क फैक्टर के अंदर, जिसकी वजह से वो कंडीशन फ्यूचर के अंदर उसके अंदर लीड कर सकती है, अंडरस्टूड। चलो, तो ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर, एंडोस्कोपी, इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग कर सकते हो, बेरियम मील एक्सरे कर सकते हो, जॉनसन डेमिस्टर क्राइटेरिया को भी फॉलो कर सकते हो। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशीष। चलो ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अब इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा भाई क्या मैनेजमेंट कर सकते हो इसके अंदर। देखो मेनली इसके अंदर जो मैनेजमेंट है ना, मेनली इसके अंदर अगर आप कोई भी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो मैनेजमेंट के तौर पर आप इसके अंदर ये ध्यान रखो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा आप उसको हेल्थ एजुकेशन दो। सबसे पहले तो डाइटरी हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन के भी अंदर इसका जो आएगा वो आएगा डाइटरी मॉडिफिकेशन। क्या आएगा, डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर इसको क्या एडवाइस करना है, इसको बोलना है फैट कम करे, लो फैट डाइट ले, क्लियर है, लो, है ना। इसके अलावा अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड स्पाइसी फूड। इसके अलावा और क्या एडवाइस करेंगे, यस अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्लियर है, ये सारी चीजें इसको बोलेंगे। इसके अलावा और क्या इसको एडवाइस करोगे बेटा, यस। इसके अलावा एल्कोहल या स्मोकिंग सेसेशन के लिए बोलेंगे, यस। देखो जॉनसन डेमिस्टर क्राइटेरिया क्या होता है वापस बता देता हूं अंशु। जॉनसन डेमिस्टर क्राइटेरिया एक साइंटिस्ट है जॉनसन, उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। यहां पर इसको बेसिकली क्या किया जाता है, 24 टू 48 आवर्स के लिए उसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करते हैं, जिसके अंदर जैसे इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, भाई इसके अलावा कितनी बार उसने फूड लिया, कितनी बार रिफ्लक्स हुआ उसको, है ना। तो ये सारी कितनी देर बाद सिम्टम सबसाइड हुए, उसके बेसिस पर हम एक वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को देखते हैं कि अगर वो वैल्यू है वो 14.25 से कम हुई तो इसका मतलब जीआरडी नहीं है, और वैल्यू की अगर रीडिंग है 14.25 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है उसके अंदर ये जीआरडी है। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। इसके अलावा और क्या, ये सारी चीजें है ना। इसके अलावा पेशेंट को एक और चीज एडवाइस करनी है कि जब भी खाना खाए तब उसके कम से कम 2 से 3 घंटे बाद में अवॉइड स्लीपिंग, क्लियर है, अवॉइड स्लीपिंग, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या एडवाइस करना है कि जब भी खाना खाए उसके 2 से 3 घंटे तक सोना नहीं है, इस चीज को भी उसको एडवाइस करना है। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर एडवाइस कर सकते हो। इसके अलावा खाने खाने के बाद में लेटना नहीं है, कम से सिटिंग पोजीशन के अंदर उसको बैठने की कोशिश करनी है, नॉर्मली हल्की सी वॉक भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड। इसके अलावा और पेशेंट को आप क्या बात कह सकते हो, ठीक है, पेशेंट के अंदर आप यूजुअली पीपीआई प्रेस्क्राइब करोगे, क्या प्रेस्क्राइब करोगे, पीपीआई।
प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। अब ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर क्या होते हैं कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करते हैं। किसके प्रोडक्शन को कम करते हैं? एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं वो आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर एक क्वेश्चन है, उसके अंदर आपका आ जाएगा। तो पीपीआई बेसिकली एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करता है, और एचसीएल के प्रोडक्शन कम होगा तो बेसिकली ऑटोमेटिकली जीआरडी के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि कभी भी किसी पर्सन के अंदर जब भी पीपीआई देना है तो कब देते हैं? तो कम से कम, हाँ कलर चेंज डन, ठीक है। अगर बेसिकली कभी भी किसी पर्सन के अंदर पीपीआई देते हैं तो कम से कम पीपीआई देना कब है? कि खाना खाने से 20 मिनट पहले, कम से कम 20 मिनट पहले। याद रखना, किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पर्सन के अंदर अगर पीपीआई दे रहे हैं, ठीक है, आ, किसी पर्सन के अंदर जब भी अगर पीपीआई दे रहे हैं तो पीपीआई देते हैं तो कितने, बेसिकली खाना खाने के कितने टाइम पहले देंगे? तो कम से कम 20 मिनट पहले। ऑप्शन आपको एग्जाम में 20 से 30 मिनट मिलेगा, क्लियर है? तो कम से कम अगर बात करें तो 20 से 30 मिनट पहले आपको उसको पीपीआई देना है, अगर आपका उसको प्रॉपर इफेक्ट चाहिए तो उसके बाद में ही खाना खाना है। इसलिए इसको यूजुअली एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले। एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हो, इसके अलावा एंटासिड्स भी दे सकते हो, क्लियर है? एंटासिड्स भी गुड चॉइस, जैसे जो कैल्शियम बेस्ड एंटासिड होते हैं, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड, क्लियर? कैल्शियम बेस्ड एंटासिड के अंदर कौन से आ जाते हैं? जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर दे सकते हो। बेसिकली किस चीज के लिए दे सकते हो? एंटासिड। एंटासिड जो क्या करते हैं? बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको इसके अंदर क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से सर्जिकल मैनेजमेंट से, क्लियर है? कि व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट, व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर जीआरडी। जीआरडी के लिए कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट यूज करते हैं? तो यहां पर याद रखिएगा, निसेंस फंड एप्लीकेशन। क्या करते हैं बेटा? यस, निसेंस फंड एप्लीकेशन। अब ये निसेंस फंड एप्लीकेशन क्या होता है समझिएगा। निसेंस फंड एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं? बेसिकली ये मान लो आपका इसोफेगस है, ये स्टमक है, क्लियर है? बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम किस वजह से हो रही थी? यहां पर इमेज के अंदर ध्यान दो, ये वाली इमेज के अंदर ध्यान दो, यहां प्रॉब्लम किस वजह से हो रही थी? भाई ये वाला एरिया पोर्शन डायलेट हो गया था उस वजह से, यस। यहां पर प्रॉब्लम किस वजह से हो रही थी बेटा? कि ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन डायलेट होने की वजह से बेसिकली क्या था? ये कंटेंट उधर जा रहा था। हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो फंडस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को खींचेंगे, इस वाले पार्ट को खींचेंगे, और इस वाले पार्ट को खींचने के बाद में अपन क्या करेंगे? ये वाला जो इसोफेगस का पार्ट है, ये वाले पार्ट को, जैसे फंडस का ये वाला पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को खींच के हम क्या करेंगे कि इसोफेगस के इसके आसपास अराउंड रैप कर देंगे। अब रैपिंग से आप कहोगे सर इससे क्या ही हो जाएगा? इससे क्या होगा बेटा कि ये वाला जो पार्ट है इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? थिक हो जाएगा, तो लूजनिंग के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? कम हो जाएंगे, क्लियर है? तो निसेंस फंड एप्लीकेशन ध्यान रखना, याद रखना, निसेंस फंड एप्लीकेशन बेसिकली किस में परफॉर्म करते हैं? जीआरडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, क्लियर? किसके अंदर परफॉर्म करते हैं? जीआरडी। इसके अलावा हाइटल हर्निया के अंदर भी परफॉर्म करते हैं। किसके अलावा? हाइटल हर्निया के अंदर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, याद रखिएगा। निसेन फंड एप्लीकेशन, जिसके अंदर जो स्टमक का फंडस वाला पार्ट है उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ने की वजह से जो लूजनिंग के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा फास्ट फास्ट इसका रिव्यू किया है मैंने। इसके बाकी सारी चीजें आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे उसके साथ साथ में आ जाएगी, क्लियर है? तो थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेटा, इससे बाहर तो मुझे लगता नहीं कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर इससे जाएगा। बाकी जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और आपके जो डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टूड? थोड़ा फास्ट था, आई नो थोड़ा फास्ट था, ताकि मैं आपके साथ में क्वेश्चंस के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि वहां ज्यादा मजा आता है हमें आपका नॉलेज असेसमेंट करने का, अंडरस्टूड? क्योंकि ये सारी चीजें आप क्लासेस के अंदर डिस्कस कर ही लेते हो, अंडरस्टूड? ओके, शैल वी मूव ऑन क्वेश्चंस? यस, लेट मी नो इन अ कमेंट, आर यू रेडी फॉर इट? यस, ओके, मूविंग ऑन द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू जीआरडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी mechanism contributing to GRD? Increased gastric acid production, transient lower esophageal sphincter relaxations,
increase esophageal peristalsis and decrease salivary bicarbonate secretion. क्वेश्चन इज ऑन योर डिस्प्ले। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। मेरे सर के पीछे बाइकार्बोनेट सीक्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप चले जाओ, तो मैं तो नहीं जा रहा। मैं बता दूंगा मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है। यस, पार्ट ऑफ जोक बेटा, हट जाऊंगा अगर आपको देखना ही है तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू जीआरडी? इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। यस, इसके अलावा ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, इंक्रीज इसोफेजियल पेरिस्टालसिस, डिक्रीज सलाइवरी बाइकार्बोनेट सीक्रेशन। यस। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ही कहें। तुम तो रहने दो, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। इतना इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर भी देखो। काफी बार क्या होता है कि हम लोग है ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। अभी बताऊंगा कहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया आपने। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। कितना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं अभी समझ जाओगे। क्वेश्चन में सिंपल सा क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मैकेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जीआरडी? क्लियर है? क्या पूछा? प्राइमरी मैकेनिज्म, प्राइमरी मैकेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जीआरडी। एक बात बताओ, गैस्ट्रिक एसिड, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन किस तरीके से प्राइमरी मैकेनिज्म हो गया ये? दिस इज द रिस्क फैक्टर। ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है। मैं कब से क्या चिल्ला रहा हूं मैं, कि देर इज अ नो डायरेक्ट इटियोलॉजी। क्लियर है? दिस कंडीशन इज अकर ड्यू टू ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। प्रॉपरली, ट्रांजिएंट का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट। मैंने क्लियरली बोला था, जब थोड़ी देर पहले मैं आपको थियरी पढ़ा रहा था, थोड़ी फास्ट पढ़ा रहा था, हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट रिगार्डिंग दैट। थोड़ा फास्ट आपको कैच करना चाहिए था। क्लियर? मैंने साफ साफ बोला था, इफ देर इज अ नो पर्टिकुलर, या पूरी तरीके से अगर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, तो उस केस के अंदर आपका स्फिंक्टर प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा। जब भी कॉन्ट्रेक्शन होता है तो स्फिंक्टर खुलता है, और रिलैक्सेशन होता है तो स्फिंक्टर बंद होता है। ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है। क्लियर है? इंक्रीज इसोफेजियल पेरिस्टालसिस का कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज सलाइवरी बाइकार्बोनेट सिक्रेशन एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन उनका बेसिकली इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? बाकी इस हिसाब से अगर पहला करोगे तो डी भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि डिक्रीज सलाइवरी बाइकार्बोनेट, इसका कोई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इंक्रीज गैस्ट्रिक, ये रिस्क फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ये। लेकिन जो प्राइमरी मैकेनिज्म है उसमें आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स रहेगा। तो कौन सा सही आंसर आएगा? अरे अब तो बता दो कमेंट के अंदर, कौन सा सही आंसर आएगा? बी। मैंने बोला ना, क्वेश्चन बहुत इजी था। पहले आपने बिल्कुल सही किया, बाकी वालों ने ये सोचा कि सर ने ऐसे तो पूछा नहीं होगा, थोड़ा और दिमाग लगा। तो एग्जाम के अंदर भी तो यही होता है, बहुत इजी सवाल पूछ रखा, आपका दिमाग ही वहां पर जाके आपके दिमाग को जस्ती। अरे यार, एग्जामिनर है, इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि इतना आसान सवाल पूछेगा। इतना बड़ा एग्जाम है, कुछ तो दिमाग लगाया होगा उसने। और आप क्या करते हो वहां, और दिमाग लगा के क्वेश्चन गलत कर, घर पे आके छाती पीटते रहते हो, गलत हो गया मेरा, ये गलत हो गया, हाय मेरा गलत हो गया। ठीक है, चलो, उम्मीद करता है कि अगली बार ध्यान रखोगे इसको। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर डिस्प्ले, पढ़िएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग जीआरडी? इट्स ओके, माफ किया जाओ तुमको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग जीआरडी? सीलियक डिजीज, हाइटल हर्निया, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब गलत मत करना प्लीज, इतना आसान सवाल गलत मत करना। Which of the following condition most strongly associated with increased risk of developing GRD?
आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। शुभांगी, सैयद, अंशु, मोनी, संध्या सब कह रहे हैं सी। सपना का अलग आंसर है बी। बाकी वाले भी कर ही लो, उसके बाद ही मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ थोड़ा। सबके आंसर आएंगे उसके बाद में ही डिस्कस करते हैं ना। चलो, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा पेज को पीछे लूंगा, है ना। हाँ बताया था यार, अभी बताया तो था मैंने इसके अंदर ही आपको कहीं। चलो, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्लियरली एक चीज मेंशन करवाई थी। मैंने कहा जीआरडी के साथ में कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, तो रिस्क फैक्टर के साथ में मैंने एक टर्म यूज की थी, हाइटल हर्निया। वही ढूंढने गया था। मैंने कहा हाइटल हर्निया इज ए कंडीशन। हाइटल हर्निया इज ए कंडीशन। उसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है कि हाइटल हर्निया के अंदर सिंपल सा सुन लो कि ये बेसिकली आपका डायफ्राम है, ये आपका इसोफेगस है, ये इसोफेगस ऊपर की तरफ डिसेंड कर जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर भी ऊपर की तरफ जाता है, और स्टमक का थोड़ा सा पार्ट इसके पीछे चला जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये एरिया ऑब्वियस सी बात है वहां प्रेशर कम होगा और एरिया क्या हो जाएगा, डायलेट। अब हाइटल हर्निया में अगर इसोफेगस ऊपर की तरफ खींचा है तो ऑब्वियस सी बात है स्फिंक्टर की जो एक्टिविटी है उसके अंदर भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा। बोलो बेटा। स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। स्फिंक्टर ओपन होगा तो कंटेंट क्या करेगा, रिफ्लेक्स करेगा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसोसिएटेड कौन सा था, हाइटल हर्निया। थोड़ी देर पहले ही मैं बता, आईबीडी के अंदर स्पेक्टर रहता है बट नॉट दैट मच। ये रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। दिस इज नॉट अ डायरेक्टली एसोसिएटेड। हाइटल हर्निया इज ऑलवेज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद जीआरडी। सीलियाक डिजीज का कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज इज लीस्ट कॉमन। एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का भी नजदीकी कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर कौन सा आएगा, हाइटल हर्निया। कहां से कैसे उल्टे आंसर कर रहे हो, बोलने के बाद भी उल्टे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इसके बारे में आपको। अंडरस्टूड। ओके, तो ध्यान रखना इसको। हाइटल हर्निया के अंदर आपका एक दिन हर्निया का टॉपिक कवर करवाएंगे अपन, है ना, उसके अंदर अपन देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोबारा गलत नहीं करोगे। हाँ के ना, गलत तो नहीं करोगे दोबारा ये वाला। सही आंसर कौन सा, हाइटल है हर्निया। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। चलो, appropriate to confirm 45-year-old patient present with chronic heartburn and regurgitation. Which diagnostic test is most GRD in this problem? मैंने कब कहा रिस्क पूछा है, मैंने ये कब कहा है कि दिस इज अ डायरेक्ट इटियोलॉजी। मैं भी कह रहा हूं, मैंने भी रिस्क फैक्टर के अंदर ही लिखवाया है। मैंने क्लियरली बोला है कि इसका कोई डायरेक्टली कॉज नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर्स। क्लियर है अंशु, मैंने क्लियरली बोला है। क्लास के बिल बैक में जाके चलना, देयर इज नो डायरेक्ट एटियोलॉजी अवेलेबल फॉर जीआरडी। पहले मेरी बातों को सुनो थोड़ा। एंड अप्रोप्रिएट टू कंफर्म, अरे कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ रहा है जीआरडी का। इसके अंदर बेरियम इसोफेगोग्राम होगा, इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज होगा, या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। करो आंसर इसका। शुभांगी कह रही है, मोनी ए, प्रियंका परिहार बी बी, खुशबू बी, सुदेश बी।
कुछ लोग कह रहे हैं बी, बट दोनों में से अगर मैंने बोला ना दैट्स द लीस्ट कॉमन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज द लीस्ट कॉमन। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस खास करके हिस्टामिन वगैरह, हिस्टामिन जो होते हैं वो इसको बढ़ाते हैं, वो एचसीएल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। क्लियर है? बट उनसे भी ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसका है, ये देखो ना, जिसके अंदर डायरेक्टली इसोफेगस का इन्वॉल्वमेंट है वो देखो अंशु। हाइडल हर्निया के अंदर डायरेक्टली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर आपका इन्वॉल्व रहता है, तो मुझे बताओ ज्यादा रिस्क किसके अंदर रहेगा? ऑब्वियस सी बात है उसमें। ओके सैयद, संध्या सब बी कह रहे हैं, चलो। अच्छा नरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सी। ओके, सब तरह के आंसर आ गए हैं। क्या आएगा इसके अंदर? देखो कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ रहा है। कंफर्मेटरी टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। याद रखना, कंफर्मेटरी टेस्ट अगर आपसे पूछे, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर जीआरडी, याद रखना इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग 24 आवर्स के लिए मॉनिटर करते हैं। इसके अंदर एक प्रोब होता है यूजुअली, उसको अपन इसोफेगस के अंदर लगा देते हैं, उस प्रोब को इसोफेगस के अंदर लगा देते हैं, फिर 24 आवर्स के लिए उसका रिजल्ट मॉनिटर करते हैं। और 24 आवर्स के अंदर अगर 14 घंटे से ज्यादा, मोर देन 14 आवर्स के ज्यादा, अगर वो उसका जो पीएच है वो अगर आपका बेसिकली कितना, अगर वो 4 से कम रहता है, लेस देन 4 रहता है, तो दैट क्लियरली इंडिकेट द पेशेंट हैविंग अ जीआरडी। क्लियर है? अगर 24 आवर के लिए अपन मॉनिटरिंग करेंगे, अगर 14 आवर्स तक देखेंगे, अगर पीएच है वो अगर लेस देन 4 रह रहा है, क्लियर है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा बेटा? यस, दैट इंडिकेट लेस देन 4। याद रखना, याद रखना। इस कंफर्म ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंगे में हम कंफर्म कब मानेंगे? जब पीएच कितने से कम हो, 3 से कम, 4 से कम, 5 से कम या 6 से कम। तो सही आंसर कौन सा होगा? 4 से कम। अंडरस्टूड? बेरियम इसोफेगोग्राम कर सकते हो आप, नो डाउट। इसके बाद में इसी को मैं प्रायोरिटी देता। क्लियर है? गैस्ट्रो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज एंडोस्कोपी की बात कर रहा है ये इसका भी आप असेसमेंट कर सकते हो, बट दिस इज नॉट कंफर्मेटरी। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि काफी बार देखोगे तो आपको पर्टिकुलरली रिलैक्स स्फिंक्टर दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो? एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का कोई रिलेवेंस नहीं है इसके साथ में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कह रहा हूं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आप गलत करिए। तो चलो आपके लिए नया था क्वेश्चन। Next question. A patient with a long standing GRD is found to have esophageal adenocarcinoma. What is most likely precursor lesion? मतलब एडिनोकार्सिनोमा हुआ है, उससे पहले आपको किस तरह के लीजन देखने को मिलेंगे ये कह रहा है। स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया, बैरेट इसोफेगस, इसोफेजियल स्टिंक्चर, इरोजिव इसोफेजाइटिस। बताओ। आंसर कीजिएगा फटाफट इस क्वेश्चन का। अभी भी कंफ्यूज हो मुझे लगता है। यस, वेरी गुड। ऋतिका, सपना, सुमित, शुभांगी, सैयद, दीपा और संध्या, आप सबका सही है बेटा। बाकी सब एक बात सुन लो। देखो नाम से पता चल रहा है एडिनोकार्सिनोमा का मतलब क्या होता है बेटा? एडिनो का मतलब क्या होता है? ग्लैंडुलर। एडिनो का मतलब क्या होता है? ग्लैंडुलर। क्लियर है? अब एडिनो का मतलब होता है ग्लैंडुलर टिश्यू है, तो क्लियर है, तो वहां पर बेसिकली इसमें स्क्वेमस सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो उसमें स्क्वेमस सेल का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली बेसिकली इसोफेगस की अंदर की जो वॉल होती है वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर है? बट ये जो लेयर, ये जो है, ये एसिड के लिए सेंसिटिव होती है, एसिड को नहीं झेल सकती। बिल्कुल, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसका एसिड से कोई लेना देना नहीं है,
ये डायरेक्टली कभी भी एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करती। इसका काम बस इतना ही होता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर दिया, ठीक है, और एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, ये काम हो गया इसका। इसका काम एसिड से प्रोटेक्शन नहीं करने का नहीं है। एसिड से जो मेनली प्रोटेक्ट करता है वो करता है म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस। और म्यूकस सीक्रेटिंग जो सेल होती है वो होती है बेटा कॉल्यूमनार एपिथेलियम। कौन सी होती है बेटा? यस, कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार एपिथेलियम। क्लियर है? अब आप कहोगे सर इसोफेगस के अंदर जब ये होती नहीं है कॉल्यूमनाल एपिथेलियम, ये म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, तो एडिनोकार्सिनोमा कैसे हो गया इसोफेगस का? यही तो ग्लिच है। देखो, अगर कंटिन्यूअसली इसोफेगस के अंदर अगर एचसीएल रिफ्लक्स करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? इसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इरिटेट होगी, बार बार डैमेज होगी। बार बार डैमेज होती है तो सेल का हमेशा एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं अपन सेल एडेप्टेशन। जो वर्ड आपने कहीं सुना होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सेल एडेप्टेशन। अब ये सेल एडेप्टेशन किस बला का नाम है? कि जब भी कोई सेल है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर अपने आसपास किसी तरह का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर अपने नॉर्मल एनवायरमेंट से थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, तो वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब समझो यहां क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का एसिडिक मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली वहां पर एसिडिक मीडियम मेंटेन होगा तो मुझे बताओ ये सेल डैमेज होगी कि नहीं होगी? और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल वहां से हट जाएगी और फिर वहां पर उन सेल का बेसिकली रिप्लेसमेंट होगा, कि जो बेसिकली सेल क्या होगी, कि जो बेसिकली सेल वहां पर उस एसिड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और वो जो सेल अपने आप को एसिड से प्रोटेक्ट कर सकती है वो होती है बेटा कॉल्यूमनार एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय कॉल्यूमनार एपिथेलियम, और इसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं बैरेट इसोफेगस। क्लियर है? अब दूसरा, अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई सेल रिप्लेस होती है तो सडनली उसका नंबर बढ़ता है। क्या होता है बेटा? सडनली उसका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है। अब सडनली नंबर इंक्रीज होगा तो कार्सिनोमा होने का रिस्क ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां पर बेसिकली कॉल्यूमनार एपिथेलियम जो सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज हो गया एबनॉर्मली। जो सीक्रेटरी सेल है, इसलिए बोला मैंने सीक्रेटरी सेल के लिए वर्ड हमेशा क्या यूज करते हैं? एडिनो वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? एडिनो कार्सिनोमा। अच्छा, एक कमेंट में इसके अंदर मुझे आंसर करना, ये किस तरह का सेलुलर एडेप्टेशन है? जैसे कि अलग अलग तरह का होता है ना, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, ये कौन सी तरह का सेलुलर एडेप्टेशन है ये? एक दिन क्लास के अंदर लास्ट में आपको सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, एक दिन मौका आएगा तब। लेकिन अभी इतना समझो ये किस तरह का सेलुलर एडेप्टेशन है। यस, किस तरह का सेल एडेप्टेशन है ये? बताइए कमेंट के अंदर, किस तरह का सेलुलर एडेप्टेशन है ये? विच काइंड ऑफ सेल्यूलर एडेप्टेशन इज देयर? यस, वेरी गुड सुदेश, दिस इज द मेटाप्लाजिया, लिखा हुआ ही पड़ा है यहां पर, मेटाप्लाजिया है ये। जब कोई एक टाइप की सेल, नहीं, नो एनाप्लाजिया, दिस मेटा, अरे एनाप्लाजिया अलग होता है बेटा। ठीक है, दिस इज ए मेटाप्लाजिया। क्लियर है? ये क्या होता है? मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया के अंदर क्या होता है बेटा, कि आपकी पूरी की पूरी सेल का टाइप ही चेंज हो जाता है। एट्रोपी के अंदर छोटी, हाइपरट्रोपी के अंदर बड़ी, हाइपरप्लाजिया के अंदर नंबर बढ़ना, मेटाप्लाजिया के अंदर टाइप चेंज होकर नंबर बढ़ना, और डिस्प्लाजिया के अंदर एबनॉर्मल शेप और साइज और नंबर की सेल्स। डिस्प्लाजिया के अंदर शेप एबनॉर्मल होगा, साइज एबनॉर्मल होगा, नंबर एबनॉर्मल होगा। क्लियर? सब कुछ एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। ओके प्रियंका, सुमित, तो ये क्या है? मेटाप्लाजिया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कि भाई पहले क्या होगा? बैरेट इसोफेगस है ना। बैरेट इसोफेगस इज, काफी बार बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है कि बैरेट इसोफेगस इज द प्री कैंसरस कंडीशन ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा। अंडरस्टूड? तो सही आंसर क्या आएगा? बी। ओके, चलो, अगली बार जिन्होंने गलत किया वो अगली बार सही करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसा होता है बैरेट इसोफेगस के अंदर, बता दूं, ये नॉर्मल इसोफेगस दिखता है आपको। इस इमेज के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्मल इसोफेगस दिखेगा, बिल्कुल एकदम स्मूथ सा दिखाई दे रहा है ना ये, बिल्कुल एकदम स्मूथ, पर्टिकुलरली एकदम अलाइंड, ऐसी सेल दिख रही है। बैरेट इसोफेगस के अंदर इस तरीके से दिखाई देगी आपको, रेड म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, और इस तरीके की सेल्स आपको देखने को मिलेगी यहां पर। किसके अंदर? बैरेट इसोफेगस के अंदर। गॉट द पॉइंट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर डिस्प्ले। यस,
What a question. A patient with GRD is prescribed a proton pump inhibitor. What is the primary mechanism of action of PPIs in treating GERD? A patient with GRD is prescribed a proton pump inhibitor. What is the primary mechanism of action of PPI in treating GERD? चलो बताओ इसका क्या आएगा आंसर. आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये. ओके, सी इनहिबिटिंग हिस्टामिन रिलीज. अच्छा, सुमित कह रहे हैं हिस्टामिन रिलीज, बाकी सारे कह रहे हैं irreversibly blocking the H plus potassium ATPase pump. Okay. चलो इसका आंसर डिस्कस करते हैं. समझो, पीपीआई नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटॉन पंप्स. नाम से क्या पढ़ रहा है, पता चल रहा है बेटा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. अब प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन वर्ड हमेशा यूज होता है हाइड्रोजन आयन के लिए, नाम से पता चल रहा है. हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन हमेशा बोला जाता है. H प्लस आयन को क्या बोला जाता है, आपके प्रोटॉन्स बोले जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक ही प्लस आता है, प्रोटॉन होता है इसके अंदर, ना तो न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन तो बेसिकली वैसे भी जीरो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही नहीं होते बेसिकली अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन. अंडरस्टूड. चलो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के अंदर, तीन बेसिकली चार्जेबल. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. चलो, अब बेसिकली अगर किसी भी पर्टिकुलरली बात करूंगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को इनहिबिट करते हैं. और हाइड्रोजन को कहां से इनहिबिट करेंगे, कि ये जो बेसिकली आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, इसको ब्लॉक कर दे. अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पंप कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है. तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, है ना. थोड़ा सा ही समझाऊंगा मैं, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, वरना पागल हो जाओगे तुम. ठीक है, समझो, इसको थोड़ा सा समझेंगे, है ना, थोड़ा सा ही समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे. पर देखो बेसिकली क्या होता है, कि ये मान लो आपकी एक पैरेटल सेल है. ये आपकी कौन सी सेल होगी, पैरेटल सेल होगी. अब ये वाला हो गया आपका डक्टल एरिया. कौन सा हो गया, डक्टल एरिया. अब डक्टल एरिया के अंदर क्या होता है, समझो, डक्टल एरिया के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि आपका जो बेसिकली यहां से है, कि ये जो सेल है, ये सेल अपने अंदर से क्लोराइड आयन को इस तरफ से रिलीज करती है, और एक तरफ से आता है आपका हाइड्रोजन आयन. क्या आता है, हाइड्रोजन आयन. और हाइड्रोजन आयन जब आपका बाहर आता है, तो बेसिकली अंदर कौन जाता है, पोटाशियम आयन जाता है. क्लियर. क्योंकि हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव आयन एक्सचेंज होना चाहिए, और क्लोराइड आयन जब बाहर आता है तो अंदर बाइकार्बोनेट आयन शिफ्ट होता है, याद रखिएगा. तो इस तरीके से आपका ये चलता है. पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, डिटेल में जाऊंगा तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा डीप लग जाएगा. अब ये जिससे पंप से हाइड्रोजन आयन आपका बाहर आया, और क्लोराइड के साथ मिलने के लिए दोनों बाद में आगे जाके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे. ये आपकी पैरेटल सेल है. क्लियर है, पैरेटल सेल. तो बेसिकली क्या होगा, कि जब पोटाशियम यहां बाहर से अंदर गया और हाइड्रोजन बाहर आया, तो जिस माध्यम के थ्रू आए, इसी को बोलते हैं अपन एटीपीएस चैनल. क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस चैनल. एटीपीएस चैनल. बेसिकली क्या होगा इसमें, एटीपीएस चैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, उस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए एटीपीएस चैनल है. क्लियर. अब बेसिकली क्या होगा, अगर किसी पर्सन के अंदर जब भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे, सुनो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं बेटा, पीपीआई जो होते हैं, ये पीपीआई इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे. अब पीपीआई अगर इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे बेसिकली, तो क्या ये हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा. जब बाहर आएगा नहीं, तो क्लोराइड के साथ बाइंड होने के लिए हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो HCl का प्रोडक्शन होगा ही नहीं. इट्स वेरी सिंपल. तो बेसिकली यहां पर ये क्या कर रहा है, कि दिस ब्लॉक्स बेसिकली दिस चैनल, बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकिंग ऑफ दिस चैनल, देयर इज नो HCl फॉर्मेशन. इसलिए इनको हमेशा अच्छा ड्रग मानी जाती है, अगर किसी केस के अंदर ज्यादा ही HCl का प्रोडक्शन हो रहा है. तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, आपका सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी कोई लेना देना नहीं, बाकी सब जी आंसर है. ओके. तो जिन्होंने सी किया उनको बहुत बधाई, जिन्होंने बी किया अगली बार से बेटा इसको ध्यान रखना. देखो यहां गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां गलत करने के बाद में भी अगर जब आगे गलत करके आओगे, दैट इज द प्रॉब्लम. Okay, next question is on your display. Which of the following is the typical symptom of GRD that may warrant further investigation?
warrant further investigation. Okay, which of the following is is an atypical symptom of GRD that may warrant further investigation? Heartburn, chronic cough, regurgitation, epigastric pain. ज्यादा ही आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे कुछ? इजी सवाल पूछते हैं तो कहते हैं इजी सवाल ज्यादा आ रहे हैं, डिफिकल्ट पूछ लेते हैं तो आंसर नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारा धीरे धीरे जो एग्जाम का लेवल है ना, वो इस लेवल का बढ़ रहा है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा एक दिन। बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक है। यहां पे सिर्फ आपको अंग्रेजी ढंग से पढ़नी आनी चाहिए बस। इसका आंसर करो चलो। सैयद मुनव्वर कह रहे हैं सी। ओके, सुदेश कह रहे हैं डी। प्रियंका और मोनी सांगवान कह रहे हैं सी। ज्यादातर दो आंसर मेरे को देखने को मिल रहे हैं वो आपके सी हैं, आई थिंक सो। यस, आई इज एम आई करेक्ट, यस और नो? ज्यादातर जो आंसर मुझे देखने को मिल रहे हैं वो ज्यादातर सी आंसर ही देखने को मिल रहे हैं मुझे। चलो समझो, यहां पे थोड़ा ध्यान दें। यहां पे मैंने क्या लिखा? ए टिपिकल। क्या लिखा मैंने? थोड़ा इस पे फोकस करो, है ना। कैमरामैन थोड़ा इधर फोकस करे, वो आता है ना एक मीम, तो कैमरामैन थोड़ा अपनी आंखों के कैमरे इधर फोकस करो। ए टिपिकल क्या लिखा है? ए टिपिकल सिम्टम दैट में वारंट, जो एक तरीके से ये करेगा कि आपको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। एटिपिकल सिम्टम का मतलब है द सिम्टम विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ, डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डिजीज। क्लियर है? जो एक एक्स्ट्रा सिम्टम है जिसको अपन ये कह सकते हो कि वो टिपिकल सिम्टम नहीं है। टिपिकल का मतलब होता है कि हार्ट बर्न होगा, क्लियर है, रिगजिटेशन होगा जीआरडी के, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, लेकिन कफ इज नॉट ए टिपिकल साइन, दिस इज एटिपिकल, ये रेयरली देखने को मिलता है। द सिम्टम विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट कंडीशन, बट दैट कैन बी डेवलप्ड इन जीआरडी, बिकॉज कि जीआरडी की वजह से, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की वजह से अगर ये कंडीशन ज्यादा सीवियर होती है तो उस केस में ये लैरिंगो फेरिंजियल रिफ्लक्स को बढ़ा देती है, और इसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या आएगा बेटा? कंटिन्यूसली क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा। इसलिए इसके अंदर में फर्दर और इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड? तो ए टिपिकल सिम्टम कौन सा हो गया? क्रॉनिक। थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान देते ना, ए टिपिकल सिम्टम, आप दिमाग लगा लेते कि 3 सिम्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक ही सिम्टम है जो थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, तो इसके ऊपर चले जाते। अब तो गलती से आएगा तुम्हारा। टिपिकल और एटिपिकल का सिंपल सा मतलब है, टिपिकल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डिजीज, जैसे जीआरडी के अंदर ये कॉमनली चीजें होती है, तो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स। क्लियर है? एटिपिकल क्या हुआ कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन की वजह से बेसिकली क्या हुआ, यहां पर लेरिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, दैट कैन कॉज अ कफ, दिस इज एटिपिकल, दिस इज एसोसिएटेड विद द लेरिंग्स। अंडरस्टूड? इट्स ओके, कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती मत करना बस, यहां तो चल जाएगी। प्रतिभा, आई थिंक सो यू मिस्ड एवरी वेरी गुड थिंग्स, एक्चुअली यू नीड टू रिवाइज द प्रीवियस क्लास। कोई नहीं, अभी यहां से ज्वाइन कर लो, उसके बाद में यस गुड इवनिंग, बट लेकिन बाद में वापस इसको देख लेना बेटा, है ना। ओके चलो, ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आ भी सकता है। इन प्रेगनेंसी, इन प्रेग्नेंट वुमन विद जीआरडी, which of the following is the safest first line treatment? Yes, in pregnant woman with GRD, which of the following is the safest first line treatment? Safest first line treatment in GRD while during pregnancy.
ये करो। In pregnant woman with GRD, which of the following is the safest first line treatment? Yes, omeprazole, ranitidine, calcium carbonate, metoclopramide. Metoclopramide. Yes, Reglan. सुमित कह रहे हैं डी, मोनी कह रही है ए, सैयद कह रहे हैं सी। 3 आंसर आ गए मेरे पास। प्रियंका कह रही है ओमिप्राजोल। बाकी के लोग भाई, बाकी के लोग भी तो आंसर करो, मैं सबके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं। कि कुछ लोग सिर्फ मजे देख लेने के लिए आए हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। आई कैन नॉट गिव दैट मच ऑफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। यस, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है? प्रेग्नेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेग्नेंट वुमन, है ना। प्रेग्नेंट वुमन देखते ही कुछ भी ना दिखे, ना आओ दिखे ना ताओ, सीधा मेटाक्लोप्रामाइड एमसीपी कर दो, सही हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेटाक्लोप्रामाइड एक प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग। ये मॉर्निंग सिकनेस में देते हैं, मॉर्निंग सिकनेस में देते हैं, क्लियर है। इसके अलावा ये स्टमक एम्पटिंग करवाती है, एम्पटिंग। जीआरडी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी भी कर रहे हो, नहीं करना है, ये कोई लेना देना नहीं है। ओमिप्राजोल दे सकते हो बट नॉट दैट मच सेफ, बट नॉट दैट मच सेफ, क्लियर है। दिस इज नॉट फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। रेनिटिडीन को अवॉइड करते हैं, क्लियर है, नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी, हाल ही की रिसर्च बताती है रेनिटिडीन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट हैविंग अ कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स, क्लियर है। ओमिप्राजोल इज नॉट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन में आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, एंटासिड दो ना, सबसे सेफ कैल्शियम ही तो है। कार्बोनेट के अंदर बाई कार्ब है जो एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी। वेरी गुड। आप डिलीट कर दो तुम पहले, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैंने आंसर देखे नहीं किसने क्या किया है जो तुम डिलीट कर रहे हो उसके बाद? चलो, वेरी गुड दीपा, सुदेश, सैयद, वेरी नाइस बेटा, है ना। कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। यस, पेशेंट विद द जीआरडी रिपोर्ट फ्रीक्वेंट हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन, व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी असेसमेंट टू डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन? Assessing for weight gain, evaluating the frequency and duration of symptoms, monitoring blood pressure and checking for peripheral edema. लगाओ दिमाग। लगाओ दिमाग बेटा। A patient, चलो इसका आंसर आए हैं बी 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 बी, वेरी गुड। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अ पेशेंट विद जीआरडी रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंट हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन हो रहा है, व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी असेसमेंट टू डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ? अरे भाई क्या करोगे? वेट गेन से कोई लेना देना नहीं है, क्यों मॉनिटर करोगे? क्या लेना देना एडिमा का? इवैल्यूएटिंग फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, उसके बेसिस पे तो कंडीशन की सीवियरिटी का एनालिसिस करोगे कि कितनी बार सिम्टम आ रहे हैं और कंडीशन के अंदर सिम्टम कितनी देर के लिए आ रहे हैं। सबका सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, सबका सही है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विद क्रॉनिक जीआरडी इज एट रिस्क फॉर बर्थ कॉम्प्लिकेशन, which finding should the nurse prioritize for immediate reporting to the healthcare provider? Okay, a patient with the chronic GRD is at risk for complication, which finding should the nurse prioritize for immediate reporting to the healthcare provider? Mild epigastric discomfort, dysphagia and weight loss, occasional nocturnal cough or increase
बेल्चिंग। बेल्चिंग खट्टी खट्टी डकार है ना, खट्टी डकार आती है ना वैसे। खट्टी डकार है क्या, तो वो तो सर हमें रोज ही गणी आती है। शाम को जब खाना खाते हैं तो उसके बाद में हमें एक जग भर के तो छाछ चाहिए। इतना एसिड देने के बाद में हमें खट्टी डकार है तो आएगी आएगी। बिना खट्टी डकार के सर, डकार का मतलब ही तो हमारा यही होता है कि हमारा खाना भरपूर हुआ है। और कुछ गांव में वो लोग नहीं होते बेल्चिंग वाले, तो केस वो होते हैं, खाना खाने के बाद में इतनी डकार लेंगे आधे गांव को सुनाई पड़े ओ करके, है ना, वो वाले। होते हैं। चलो, वेरी नाइस, सबका सही है। बिल्कुल, क्या इंडिकेट करेगा वैसे ये डिस्फेजिया एंड वेट लॉस, क्या इंडिकेट करेगा? अगर जीआरडी क्रॉनिक जीआरडी है, उसके अंदर अगर ये चीज हो रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये भी बता दो। क्रॉनिक जीआरडी है, उसके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है ये? डिस्फेजिया एंड वेट लॉस हो रहा है तो रिपोर्ट को, कौन सा कॉम्प्लिकेशन आप इसके अंदर आप वो कर रहे हो? सही है आपका, माइल्ड एप्लीकेशन डिस्कम्फर्ट वगैरह, बाकी वाले ये सारे सेकेंडरी ऑप्शन है, जो मेन से इस पे फोकस करोगे। लेकिन ये क्या इंडिकेट करेगा? व्हाट इट इंडिकेट, डिस्फेजिया एंड वेट लॉस इंडिकेट विच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन जीआरडी? किस तरह के कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है ये? विच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन यूजुअली इंडिकेटेड बाय दिस वन? यस, वेरी गुड। नॉट इसोफेगस टिंचर, इट्स अ बैरेट इसोफेगस, यस, बैरेट इसोफेगस, बोला तो था, बैरेट इसोफेगस, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, है ना, ये इंडिकेट करेगा। तो बैरेट इसोफेगस इंडिकेट कर रहा है ये। क्लियर? ग्रेट, वेरी गुड सैयद, एक्सीलेंट मैन। चलो, a patient with GRD reports a chronic cough and hoarseness, what is the nurse's priority action? Encourage increased fluid intake, refer the patient for further evaluation, administer and over the counter cough suppression, instruct the patient to avoid spicy foods. वैसे इसके अंदर, वैसे इसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्लियर है, क्रॉनिक कफ एंड हॉर्सनेस इंडिकेट करेगा कि भाई इसके अंदर कहीं आपका लेरिंग्स का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया, लेरिंगो फेरिंजियल रिफ्लेक्स तो स्टार्ट नहीं हो गया, क्लियर है, तो इसके फर्दर इवेल्युएट करवाएंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। अरे ओवर द काउंटर क्यों करोगे यार, पहले इवेल्युएट तो करो। क्लियर है, इवेल्युएट करेंगे पहले, ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा, तो इसका आंसर आएगा आपका बी। ये नहीं देना है आपको, हमेशा देखना है ना प्रायोरिटी नर्सिंग, ये देखना है, इवेल्युएट करना है ना, कि रेफर द पेशेंट फॉर फर्दर इवेल्युएशन, के किस वजह से हो रहा है हमें ये पता होना चाहिए। यस, वेरी नाइस, इट्स अ बी, ग्रेट। Okay, last question is for you from the my side. It is a it is a bonus question for you. A patient prescribed for the barium meal X-ray, है ना, बेरियोग्राम था ना, ठीक है। Patient is prescribed for barium meal X-ray for diagnosis of GRD. Which position is given during this procedure? Sitting in upright position, triangle number position, supine position, and fowler's position. This is bonus question from my side. Yes, जिसने मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रखी है वो तो सीधा सीधा आंसर कर ही देगा इसका। बताओ, कौन सी पोजीशन देंगे?
वेरी नाइस, वेरी गुड। ट्रेंडल नंबर पोजीशन क्यों? देखो बेसिकली क्या करता है, बेरियम जो होता है ना, ये बेरियम क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। जो बेरियम होता है ना, बेरियम, बेरियम क्या करता है, एब्जॉर्ब रेडिएशन। अब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा। एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा मतलब ये अपने आर पार एक्सरे को होने नहीं देगा। जब अपने आर पार नहीं होगा तो क्या होगा कि जब भी एक्सरे करोगे तो जहां जहां बेरियम गया है ना, वहां वहां ये क्लियर लाइनिंग दिखा देगा कि भाई यहां इस तरह की लाइनिंग देखने को मिल रही है। तो आप कहोगे सर ट्रेंडल नंबर पोजीशन ही क्यों? देखो समझो मेरी बात को। अगर किसी पर्सन के अंदर, सुनो, अगर किसी पर्सन के अंदर, बिल्कुल, टू प्रोवोक रिफ्लेक्स, यस वेरी गुड सैयद, है ना, इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली फॉर एग्जांपल दिस वन इज योर जीआई ट्रैक्ट, क्लियर है, और यहां पर बेसिकली ये आपका जीआई ट्रैक्ट हो गया, और यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये हो गया स्टमक, क्लियर है, और ये आगे का हो गया। ये आपने ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे रखी है क्योंकि बेसिकली ये आपका जो न्यूट्रल है वो प्लेन है, क्लियर। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन मतलब आपने 15 डिग्री के आसपास आपके हेड पोर्शन को क्या कर रखा है, डाउन, और फिट पोर्शन को क्या कर अप। अब अगर मान लो इस पर्सन के अंदर अगर आपने ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देने के बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अंदर का जो कंटेंट है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट है, अगर स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, है ना, इसमें बेरियम पड़ा है, अगर स्फिंक्टर बंद हो जाएगा तो क्या ये बेरियम इसोफेगस में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो ये स्फिंक्टर खुला है तो उस केस में ये बेरियर वापस कहां देखने को मिलेगा आपको? आपको कहां देखने को मिलेगा? इसोफेगस के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो दैट इंडिकेट द पेशेंट हैविंग अ जीईआरडी। बिल्कुल, अंडरस्टूड। तो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देनी है ना, जब भी बेरियम मिल एक्सरे करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जीआरडी वाले पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन एडवाइस की जाती है? ये आप कमेंट के अंदर बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। जीआरडी वाले पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन एडवाइस करी जाती है? जीआरडी वाले पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन एडवाइस करी जाती है? विच पोजीशन इज एडवाइस, विच पोजीशन इज एडवाइज्ड फॉर द पेशेंट विद जीआरडी? Which position is advised for the patient with GERD? वेरी गुड, इट्स रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, क्लियर है? ओके, नॉट लेफ्ट लेटरल, नो, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन इज एडवाइज्ड फॉर द पेशेंट विद द जीआरडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन में सोने के लिए एडवाइस करना, रिवर्स, इससे जस्ट उल्टी, हेड एंड को यहां ले आएंगे, फुट एंड को यहां ले आएंगे, क्लियर, ये वाले प्लेन में रखेंगे ताकि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ रहे। ओके, सो this is all about today's session. I hope you, thank you so much for today's session. I hope you enjoyed this session, and let me know about your reviews while in comments. ठीक है, comments के अंदर आप इसके reviews दे सकते हैं। इसके अलावा और मैंने आपको कल भी बोला था, पढ़ते रहिए, है ना, खुश रहिए। बहुत सारी चीजें अभी आपके जानने के दायरे में आएंगी धीरे धीरे, तो मेहनत करते रहिए, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते रहिए, क्लियर। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन श्योर है, क्लियर, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, यू ऑल गाइज आर ऑसम, है ना, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।